विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज इस समय जहां पूरा उत्तर भारत गर्मी की थपेड़ों और लू से परेशान है, पर आज सुखद आश्चर्य उस समय हुआ जब आज सायंकाल दिल्ली में जहां तापमान 52 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, वहां लोगों को बारिश की हल्की बौछार से राहत हुई। राहत के साथ आज 7वें और अंतिम चरण के मतदान जो 1 तारीख को होने वाला है, 1 जून को, उसका प्रचार चरम सीमा पे जा रहा है। जो 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 57 संसदीय सीटों के लिए जो चुनाव हो रहा है, उसमें सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपना दमखम खोल दिया। चर्चाएं गर्म हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अब की बार 400 पार का नारा चल रहा था, वो साकार कर पाएगी, या लोगों को आशंका है कि इस समय इंडिया गठबंधन ने मोदी नेतृत्व वाले राजग गठबंधन को कड़ी टक्कर दी, वो कहाँ तक सफलता मिलती है। ऐसी भी आशंका की जा रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। वहीं दूसरी तरफ बहुत चौंकाने वाले परिणाम हैं कि चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ने जहां 6ठे चरण के जो मतदान हुआ था, उसमें 63.37% मतदान होने की आंकड़े जारी कर दिए हैं। जो 6ठे चरण में हुआ तो इस समय बहुत कश्मकश चल रही है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे, कल ही शाम के बाद चुनाव प्रचार बंद होंगे। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री, बहुत राजनीतिक चर्चा था, वो अब की बार 400 पार का जो नारा उन्होंने दिया, उसको साकार करने के लिए या भारतीय जनता पार्टी को हर कीमत पर देश की सत्ता में फिर आसीन करने के लिए उन्होंने तमाम अस्त्र शस्त्र चलाए। तमाम प्रकार की जो प्रचार के युद्ध में, जिसकी भले ही विपक्षी दल कड़ी निंदा करे, परंतु जिसे कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। अब इसी चरण में ये कहा जा रहा है कि 1 तारीख या 2 तारीख के आसपास प्रधानमंत्री विवेकानंद शिला कन्याकुमारी में, सुदूर कन्याकुमारी समुद्र तट के बीच समीप, ध्यान करेंगे राष्ट्र का। ध्यान होना बहुत जरूरी है, चिंतन मंथन चलना चाहिए प्रत्येक राजनेता को। परंतु भले ही विपक्ष वाले आरोप लगाए न लगाए, प्रधानमंत्री को मालूम है कि चुनाव 7वें चरण में जो अंतिम चरण है होगा, उस समय देश के आम जनमानस के बीच में, मतदाताओं के बीच में ये ध्यान रहे कि मोदी जी देश के लिए चिंतन मंथन कर रहे हैं। ये संदेश आए। जिस प्रकार से कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे, चुनाव प्रचार बिल्कुल बंद है, पर आधुनिक तकनीकी के सहारे वो पशुपतिनाथ में बैठे हुए थे, वहाँ विचरण का लाइव चल रहा था, तो सारे दिमाग में कर्नाटक की शैव संप्रदाय के भारी संख्या में लोग हैं, उनके दिमाग में। केदारनाथ में जिस समय उन्होंने यात्रा
वहाँ भी ध्यान तपस्या की। मोदी जैसा अवसरों को सदुपयोग करने वाला और बिल्कुल प्लानिंग से नेता अभी तो वर्तमान की समय में नहीं है। जैसे इंडिया गठबंधन अभी अपना मिनिमम कॉमन प्रोग्राम भी नहीं बनाया हुआ है, कौन प्रधानमंत्री होगा इसकी भी वो नहीं किया कर पाए। गठबंधन के पहली बैठक 1 जून को यहाँ दिल्ली में होगी, उसके लिए रणनीति बनाएंगे। अगर सत्ता में आए तो किस प्रकार का काम करेंगे, अगर सत्ता के आसपास भारतीय जनता पार्टी मोदी को कैसे रोकना है उसके लिए वो करेंगे। पर हम भूल गए कि मोदी और अमित शाह जैसे कुशल रणनीतिज्ञ वो हर कीमत पे जीतना के लिए उन्होंने जिस प्रकार से चुनाव आयोग से लेकर अब तक का कार्यक्रम किया, अब की बार 400 पार, भले ही उनके सहयोगी दल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटाक्ष करें कि अब की बार 4000 पार, या प्रधानमंत्री इतना जनादेश दे कि प्रधानमंत्री से सहित मुख्यमंत्री भी, परंतु हकीकत है ये भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो संसद में एक मत से सत्ता को छोड़ सकती हो, त्याग कर सकती हो, हार मान सकती हो। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी की है, अमित शाह की है, जो हर हाल में साम दाम दंड भेद करके जीतना चाहती। भले ही ये आरोप लग रहे हों कि संघ के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और वरिष्ठ नेताओं को नज़रअंदाज करके कई ऐसे लोगों को, मनमर्जी लोगों को चुनाव पे उतारा जिनकी उस क्षेत्र के आम मतदाताओं के तो छोड़िए पार्टी के लोगों के साथ भी तालमेल नहीं था। जो जीते हुए उम्मीदवार थे उनको नज़रअंदाज, उनको उठा गए। कोई 7 बार जीता, कोई 2 बार जीता, 4 बार जीता। मजबूत उम्मीदवार मेरठ में लगा लो, गंगवार जी को लगा लो, इधर वीके सिंह जी को लगा लो। ये ऐसे उम्मीदवार थे जिनका चुनाव में उतरने से जितनी मेहनत नए उम्मीदवार के साथ में की जा रही थी, उतनी मेहनत में इन सीटों पे आराम से जीता जा सकता। और जो उम्मीदवार भी खड़े किए थे उन उम्मीदवारों का क्षेत्र में, जैसे उत्तराखंड में जिस प्रकार के उम्मीदवार दिए गए, वो भी एक पहेली है। लोकशाही में जनसेवा में समर्पित लोगों को नज़रअंदाज करके अपने प्यादों को आसीन करना, ये लोकशाही के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं होती। परिवारवाद का जो उदाहरण दिल्ली में देखा गया, दिल्ली के समर्पित राजनीति में जिन लोगों का रहा उनमें मदन लाल खुराना और अन्य लोगों का रहा, पर सुषमा स्वराज की बेटी को आगे किया गया। ये भी एक अजीबोगरीब। और उत्तराखंड समाज के लोगों को जिस प्रकार से नज़रअंदाज किया गया, सारे समाजों को का सम्मान किया गया। और उत्तराखंड के यहाँ पे दिल्ली की जनसंख्या का 1/7वां हिस्सा का मजबूती से प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रभक्त तबके और खासकर भारतीय जनता पार्टी समर्थक समाज को नज़रअंदाज करना, ये अपने आप में बहुत कमज़ोर पहलू। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बाद देश बहुत मजबूती से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। लोग कसमकस में हैं कि मोदी की सरकार आएगी या राहुल गांधी और अखिलेश
और लालू के सुपुत्र जिस ढंग से मजबूती से कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जिन्हें 2 तारीख को ये चुनाव प्रचार के लिए 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत देकर वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर लोग कई प्रश्न उठा रहे हैं। अब फिर अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई कि उनको 1 सप्ताह के लिए स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए 1 सप्ताह की जमानत और बढ़ाई जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने सुनने से इनकार कर दिया। देखना ये है अरविंद केजरीवाल किस ढंग से इसको करते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस ढंग से एक तरफ तो शराब वितरण, वो दिल्ली में आए थे भ्रष्टाचार मिटाने, दावा करना है दिल्ली में अच्छी शिक्षा प्रणाली का, परंतु हकीकत क्या है उस शराब वितरण में। सब शराब वितरण का मैं जो दिल्ली का कोसा, वहाँ सरकारी शराब के परंपरागत वितरण को छोड़कर निजी क्षेत्र के लोगों को दिया गया, जिसमें अनियमितताएं हुई वो दिल्ली के सचिव ने इनको उजागर किया। फिर उनकी जांच हुई, ईडी सीबीआई उसकी लंबे तन, और उसमें इस प्रकार से बहुत से कुछ जिसे कहते हैं सावधानी बरतने वाले अरविंद केजरीवाल जो किसी फाइल में हस्ताक्षर नहीं करता है, जो अपने को बेदाग साबित करने के लिए कहीं दूर तक कहते हैं 1 पैसा नहीं मिला, परंतु राजनीति के शातिर खिलाड़ी लोग जानते हैं चुनाव बिना पैसे की नहीं लड़ा जाता, चाहे चुनाव लड़ने के लिए किया या अन्य अर्जित के लिए। परंतु जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में उसका पुनर्निर्माण में, उसके रखरखाव में जो करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए, और जिस प्रकार की उनकी कथनी और करनी में अंतर आया, वो जनता की, भले ही सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं के वाद प्रतिवाद, आरोप प्रत्यारोप, सरकारी आरोप प्रत्यारोप से वो बच जाएं, पर वो खुद अपनी नज़रों में काफ़ी कमज़ोर साबित हो। वो कितने लाचार हैं ये साफ नज़र आ रहा है। जो स्वाति मालीवाल प्रकरण में जो उनके अधिकांश राजदार हैं, जो उनके संघर्षों की सबसे करीब साथी हैं, मनीष सिसोदिया के बाद जो संघर्षों में सबसे करीब रही उसमें स्वाति मालीवाल भी है। तो किस प्रकार श्रीओम गौतम हमें बताते हैं कि शुरुआती दिनों में से स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के बहुत करीब रही, इसलिए अरविंद केजरीवाल स्वाति पे कुछ बोलना भी नहीं चाहते, और वो जानते हैं स्वाति कितनी विवाद ढंग से उनको कटघरे में खड़ा कर सकता है। इसलिए उन्होंने जो रास्ता चुना जिसमें उनके आवास पर उनके सचिव द्वारा एक राज्यसभा सांसद और केजरीवाल के करीबी से मारपीट की हुई, उसको न केवल स्वाति मालीवाल ने स्वीकार किया, अपितु आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ सांसद और नेता संजय सिंह ने भी स्वीकार किया। इस प्रकरण में जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल की पार्टी लाचार नजर आ रही है, कटघरे में नजर आ रही है, वो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए उचित नहीं है। जिस प्रकार से अति महत्वाकांक्षा के लिए उनके कथनी और करनी में अंतर पे
ये अपने अन्ना हजारे उनके राजनीतिक गुरु, आंदोलन के गुरु, वो नाखुश हैं। उनके साथ ही कुमार विश्वास से लेकर मिश्रा से लेकर तमाम लोग नाखुश हैं। भले ही इस प्रकरण में उनके साथी रहे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने उनको कटघरे में खड़ा न किया हो, परंतु उनके साथ जो कृत्य किया गया है उससे साफ लगता है अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र में कहीं विश्वास नहीं करता है। जिस प्रकार से उनकी पार्टी ने उनके पंजाब की सरकार के कार्यों को उजागर करने के लिए, अरविंद केजरीवाल के कथनी और करनी में अंतर को उजागर करने के लिए जी न्यूज़ ने पे पंजाब में प्रतिबंध लगाया, वो भी लोकशाही के लिए उचित नहीं है। इस प्रकार से ये दिखता है कि अरविंद केजरीवाल कितने तानाशाह हो सकते हैं। उन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ पंजाब से जिस प्रकार से केस दर्ज करा है वो उचित नहीं है। इसके साथ दुनिया में, देश में एक बहुत, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, अब कौन बनेगा देश का सरकार, इस पे कायस लगाए जा रहे हैं। भले ही योगेंद्र यादव ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आ रहा है, या प्रशांत किशोर कहे कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ रही है, परंतु ये तमाम लोग, और राठी एक यूट्यूबर बहुत मजबूती से वो अपना पक्ष रखा, पर ये तमाम आंकलन से बढ़कर अमित शाह का आंकलन जो चाणक्य माने जाते हैं, रणनीतिकार माने जाते हैं, मोदी के विस्तार में, मोदी के अब तक के सफ़र के, उन्होंने जिस प्रकार से राजनीति की, उनका ताना बाना बुना, उनको अमली जामा पहना है, उसमें अमित शाह का दावा है कि हमें 4 चरण में 300 के करीब मिल गया, अब 400 पार करना, 5 छठे और 7वां चरण। ये जो दावा है वो कह रहे हैं कि 4 तारीख को जून को इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव मशीन पर, ईवीएम पर गड़बड़ी का आरोप लगाएंगे। हालांकि गड़बड़ी का आरोप ये लग रहा है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने मतदान के निर्धारित समय के अंदर तुरंत बाद आंकड़ों को जारी न करने का काम किया 4थे चरण तक, उससे लोगों की शंकाएं उठी, और जिस प्रकार से लाखों वोट बढ़े और प्रति मतदान केंद्र का जो आंकड़े वो जारी नहीं किए जाने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है, ये सब शंकाएं होती। परंतु क्या सरकार किसकी आएगी, इसमें बड़ा लोगों को बड़ी वो है, सरकार किसी की भी आए, देश इस समय हमारा मानना है कि बहुत ऐसे मोड़ पे खड़ा है, एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। देश के सम्मुख बहुत बड़ी विडंबना है। अगर मोदी सरकार आती है तो मोदी सरकार के अब तक के 10 साल में ये देखे किया कि रोजगार के प्रति वो उदासीन है, व्यवस्था को जो जीएसटी से लेकर, नोटबंदी से लेकर, जिस प्रकार से अन्य कार्य में यहाँ व्यवस्था में भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के मामले में एक निष्पक्ष ढंग से कार्य नहीं हो रहा है। लोगों को रोजगार, खासकर 32 लाख पद देश में खाली हैं सरकारी, उन पे नियुक्तियां नहीं हो रही। प्रश्न उठाए जा रहे हैं पैसे कहाँ से आए? अरे पैसे इन्हें नौकरशाहों को, बड़ी बड़ी तनख्वाहों को, नेताओं को इतने मोटी वेतन देने की क्या ज़रूरत है? इतनी पेंशन देने की क्या ज़रूरत है? उनको
जब आम आदमी के लिए आप न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दे सकते हैं, इनकी तनख्वाहों में 3-3 आदमी पेश कर सकते। आप अब निजी क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं तो ठेकेदारी पर मत दीजिए, उन्हें निजी क्षेत्र के भी मिनिमम वेतन भुगतान करे। पर आजकल ये देखा रहा है, जहाँ तक लोगों को शिक्षा चिकित्सा का मामला है वहाँ सुधार नहीं हुआ। ये भले ही आयुष्मान कार्ड बने, उससे निजी क्षेत्र के चिकित्सा के मालिकों का लाभ हुआ, आम आदमी को कोई लाभ, चंद लोगों का ही ये कार्ड बना। आम आदमी जिसके पास आधार कार्ड हो, जो देश का नागरिक हो, उसको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। इतने नियमों के, कार्डों के लक्ष्मण रेखाओं में आदमी घिर जाएगा तो सहज होना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए। जीएसटी का जैसा था, जीएसटी का मैंने ही खुद बड़ा तंग रहा, बेमतलब में परेशान नहीं। व्यापारियों को नियम का सरलीकरण, टैक्सों के कराधान के जाल में आम आदमी परेशान हो। कराधान केवल विकास के लिए जितना जरूरी है वो करना चाहिए, पर लेकिन कराधान पर कराधान इतना हो कि आदमी त्रस्त हो जाए। व्यवसाय आम आदमी की खुशहाली के लिए होना चाहिए। भले ही आंकड़ों में भारत कहीं जादूगरी न दिखाए, तीसरी महाव्यवस्था, चौथी महाव्यवस्था, पहली महाव्यवस्था, पर कल्याणकारी व्यवस्था हो, सबके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, सबके लिए रोजगार, उसमें आत्मनिर्भर बने। लोगों को आज ये आईआईटी पढ़े हुए लोग 10, 20, 30% तक बेरोजगारी का जो ऊपर है, 10, 20, 30% का जो बात आ रही है, किस प्रकार से कई राज्यों में बेरोजगारी की दर बढ़ी है, उत्तराखंड से लेकर कई और राज्यों में जिस प्रकार की बात सुनाई दे रही, उससे बहुत चिंताजनक बात है। ये सरकारें केवल आंकड़ों की बाजीगरी के नहीं, जनता के कल्याण के लिए बनी जाती हैं। तो ये है। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन आता है, इंडिया गठबंधन दिशाहीन है। वो अंध तुष्टिकरण के लिए जिस प्रकार से आरक्षण का, इस प्रकार धार्मिक आरक्षण देने की बात है, तो धार्मिक आरक्षण देकर आप क्या देश में जो विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था उस पर फिर मोहर लगाना चाहते हैं? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर, जिस प्रकार से जातिवाद को मिटाकर इसे राष्ट्रवाद को बढ़ाना चाहिए था, उसके अलावा सारे राजनीतिक दल जिस प्रकार से जातिवाद की हवा देकर आम आदमी का जीवन वो दुश्वार कर रहे हैं, देश की सुरक्षा का क्या होगा? इस देश में चारों तरफ से जिस प्रकार से भारत विरोधी तत्व घिरे हुए हैं, उन लोगों पे अंकुश कौन लगाएगा? तो इंडिया गठबंधन आने से देश को भी काफ़ी नुकसान है, परंतु रोजगार की दृष्टि से और स्वान लेने के लिए जिस प्रकार से प्रतिभाओं का उपेक्षा मोदी सरकार में होती है, देश की महत्वपूर्ण प्रतिभा सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर तमाम जितने हैं, और इस प्रकार के लोगों को मंत्री बना दिया जाता है। मंत्रियों को काम करने की स्वतंत्रता नहीं, दिशा निर्देश किस प्रकार के चल रहे हैं। एक मंत्री जब स्वतंत्र नहीं होगा, विधायक कुछ काम, सांसद कुछ कर नहीं पाएगा, मुख्यमंत्री केवल दिल्ली के आकाओं के इशारे पर होगा। जनहितों की मामले उत्तराखंड में देखिए किस प्रकार की सरकारें हैं, जनता इस प्रकार से गुहार लगा रही है। अंकिता भंडारी प्रकरण हो या भू कानून हो, राजधानी गैरसैंण का प्रकरण हो, मूल निवास का प्रकरण हो, वहाँ पे सुशासन की बात हो, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात हो, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की बात हो, इन सब मुद्दे पर जिस प्रकार से उत्तराखंड में आए दिन वाघाग्नि ये जंगलों की आग से वहाँ के सरकारों ने अभी तक वही ब्रिटिश कानून जो जंगलात के कानून हैं, लोगों के हक हकूक, परंपरागत हक हकूकों को, जनता को, आम ग्रामीणों को जंगलों से काट दिया गया। उनको जब तक ग्रामीणों को जंगल से नहीं जोड़ेंगे, एनजीओ और सरकारी कर्मचारियों के भरोसे रहेंगे, तो ये वर्ल्ड बैंक के पैसों से के कारण ही आग लगने का प्रमुख कारण, क्योंकि ये बजट आग, वृक्षारोपण करो, वृक्षारोपण के बाद के पैसे, उसके बाद आग बुझाने के पैसे,
पौध लगाने के पैसे, उन पैसों का क्या चक्र चल रहा है इसका कोई पता नहीं चल रहा है। इस प्रकार से जो न जंगली जानवरों पर अंकुश करे, न उत्तराखंड के स्थानीय लोग, वहाँ पे किस प्रकार से घुसपैठ हो गई। स्थानीय लोगों को रोजगार के नाम पर जो सरकारी संस्थान खुले हैं एम्स जैसे, वहाँ लोगों को उपेक्षा होती है। वहाँ के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कहीं न इलाज में न रोजगार में कहीं जगह नहीं। 700 लोग जिस प्रकार से दूर किए गए, उन सबको अंकुश लगाना चाहिए। ये देश के लिए एक गंभीर स्थिति हो गई। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। देश के हित में सरकारें आए, चाहे डिक्टेटरशिप की सरकारें आए, जो गलत लोगों को रोकने के लिए काम आए, उन सब पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। परंतु देखना यह है 4 तारीख तक किस प्रकार से सरकार आती है। देश से हम आम जनमानस से यही करें कि देश काले बाबा की याद आती, जो कहते थे किसके सुनाऊं दर्द दिल, किसको मेरा दर्द है, बेदर्दी से कहना नहीं, अपनी लाज खोना नहीं। जय भारत, जय उत्तराखंड।